एंड वेलकम टू लेक्चर 8 ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हमने अपने पिछले सब्सिक्वेंट क्लासेस में ओम्स लॉ वगैरह के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, जिसमें मैंने ये एक सर्किट डायग्राम बनाया था, याद है, जिसमें बैटरी होता है, एक एमीटर होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है जिसके कारण करंट फ्लो करता था, और एमीटर क्या करता था, करंट को मेजर करता था, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आया था, V इक्वल टू I इंटू R आया था, ठीक है। तो ये चीज तब तक सही था जब तक मैंने सिस्टम का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते में मैंने ये भी डिफाइन करके तुम्हें बताया था कि रेसिस्टेंस क्या है। रेसिस्टेंस कुछ नहीं, एक अपोजिंग फोर्स होता है जो सर्किट में करंट के फ्लो को अपोज करता है ना। तो एक सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा वो V पे तो डिपेंड करता ही है, क्योंकि बैटरी है तो करंट प्रोवाइड करेगा, लेकिन साथ में ये भी डिपेंड करेगा कि सर्किट में रेसिस्टेंस कितना है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी। देखो, आज हम लोग इस रेसिस्टेंस के बारे में एक और बहुत अच्छा डिटेल में चीज पढ़ेंगे। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक स्कीमेटिक बनाया था, इसमें क्या है, देखो V इक्वल टू आई आर से इसको रिलेट करो तो देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस है V जो बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, करेक्ट। ये करंट है I जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, और वो रेसिस्टेंस है। एमीटर तो बस एक मेजरिंग डिवाइस है जिसका काम है करंट को मेजर कर लेना, है ना। तो देखो, ये जो रेसिस्टेंस है, आखिर ये रेसिस्टेंस इस सर्किट में ऑफर कौन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। देखो, V तो बैटरी हो गया, ये तो बस एक डिवाइस है जिसका काम था करंट को मेजर करना, तो वो मेजर कर रहा है, ठीक है। और करंट तो सर्किट में I फ्लो कर रहा है। आखिर इस सर्किट में रेसिस्टेंस प्रोवाइड कौन कर रहा है, कौन करंट को फ्लो करने से अपोज कर रहा है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इस सर्किट में लगा हुआ है और वो करंट को अपोज कर रहा है। देखो, बैटरी तो कर नहीं सकता, एमीटर तो मेजर करने के लिए लगाया है, बचा सिर्फ एक ही चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है, ये वायर है ना। तो रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये वायर। रेसिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये वायर, ठीक है। अब देखो, रेसिस्टेंस कौन सा प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये वायर, ठीक है। तो हमारा ये मोटिव है कि हम लोग इस रेसिस्टेंस और इस वायर को डिटेल में स्टडी करें कि ये वायर क्या होगा, ठीक है। तो चलो मान लो कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा तुमको वायर अगर एक बनाकर दिखाऊं, ये एक वायर है, ये मैंने एक वायर का एक छोटा सा पीस ले लिया। अब देखो, जब भी मैं वायर का स्टडी करूंगा तो मैं 2-3 चीज बहुत कॉमनली बोल सकता हूँ। क्या? एक वायर के तीन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुनना। एक वायर के, क्योंकि वायर रेसिस्टेंस तो वायर ही प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वायर के बारे में हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि आखिर ये रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है वायर पर, रेसिस्टेंस कैसे वैरी करेगा, ठीक है। तो अब देखो, एक वायर के 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मटेरियल, वो है मटेरियल, कि ये जो वायर है ये किस मटेरियल का बना हुआ है। तुमने बचपन से तुमने ये सारी चीजें करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह 7 में 8 में सब में पढ़ा होगा। तो तुमने पढ़ा होगा कि मटेरियल्स जनरली 2 तरीके के होते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि तुमने वायर किस मटेरियल का बनाया है। जैसे तुमने ये भी पढ़ा होगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि तुमने मटेरियल किस चीज का बनाया हुआ है, ठीक है। तो मटेरियल जो जनरली होगा वो कैसा होगा, या तो कंडक्टर्स होंगे या इंसुलेटर्स होंगे। मटेरियल्स जो है वो या कंडक्टर्स होंगे या इंसुलेटर होंगे। कंडक्टर क्या होते हैं, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं, है ना। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा कंडक्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। अब सोचो, बहुत कॉमन सेंस अगर हम तुमसे पूछें कि अच्छा बताओ, अगर मान लो मुझे अपने घर में तार लगाना है, मुझे घर में वायरिंग करानी है, या किसी भी चीज में अगर मुझे एक सर्किट बनाना है, तार लगाना है, और अगर मैंने तार इंसुलेटर का बना दिया, तो क्या कभी भी करंट फ्लो कर पाएगा उसमें से, बोलो, करंट फ्लो कर पाएगा? अगर मैंने तार को इंसुलेटर से बना दिया तो नहीं ना, कॉमन सेंस है। इसका मतलब मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मटेरियल जो मैंने चूज किया है वो कैसा है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ठीक है। कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ठीक है। जो इंसुलेटर होगा वो अपने थ्रू करंट पास ही नहीं करने देगा, तो हम बोल सकते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इतना ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर कर दे रहा है कि वो सर्किट में करंट को फ्लो करने ही नहीं दे रहा है। तो हम लोग इंसुलेटर्स को कभी भी चूज नहीं करते, हम लोग किसको चूज करते हैं, कंडक्टर्स को। बहुत सारे मेटल्स हैं जो जनरली अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, उसमें सबसे अच्छा कंडक्टर होता है गोल्ड, फिर सिल्वर, और सबसे कॉमनली जो मटेरियल यूज होता है वायर्स बनाने के लिए वो होता है कॉपर। कॉपर को यूज करने का ये बात है कि कॉपर का कंडक्टिविटी तो अच्छा होता ही है, साथ साथ में कॉपर थोड़ा गोल्ड और सिल्वर से चीप भी पड़ता है। अब मान लो उनको घर में वायरिंग कराना है, मुझे बहुत सारा तार चाहिए, तो मैं गोल्ड और सिल्वर का तार तो नहीं लगा सकता ना अपने घर में, इकोनॉमिकल नहीं है, उतने पैसे, कितने तार ही खरीदने में कितने पैसे लग जाएंगे, है ना।
इसलिए मटेरियल को चूज करते समय यह बात ध्यान में रखना है कि जो मटेरियल हो वो मेरा कंडक्टर हो, इंसुलेटर ना हो। जितना अच्छा कंडक्टर होगा वो अपने से करंट को उतना आसानी से फ्लो करने देगा, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि उस मटेरियल के कारण, उस पर्टिकुलर कंडक्टर के कारण उतना कम रेसिस्टेंस मेरे सर्किट में ऑफर होगा। ठीक है, तो चलो मटेरियल हो गया। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, वो आता है लेंथ। ठीक है, कि मैंने वायर का लेंथ कितना बड़ा रखा है। ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। चलो तो मान लो मैंने यहाँ पर एक ये लेंथ लिया और मैं यहाँ पर एक ये लेंथ लेता हूँ। ठीक है, ये लेंथ L1 और ये लेंथ L2। तुमको दिख रहा है कि जो L2 है वो तो L1 से बड़ा है, मतलब ये वाला वायर ज्यादा लेंथ का है, ये वाला वायर कम लेंथ का है। अब लेंथ का रेसिस्टेंस से क्या मतलब है ये समझो। याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि रेसिस्टेंस एक अपोजिंग फोर्स होता है और वो फ्रिक्शन जैसा होता है। जैसा नॉर्मल मैकेनिक्स में फ्रिक्शन होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस भी फ्रिक्शन की तरह काम करता है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये वायर है और इसके थ्रू करंट को पास करना है, और करंट क्या होता है बोलो, फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। फर्स्ट क्लास में याद करो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। इसका मतलब चार्जेस इसके थ्रू, चार्जेस जो है वो इसके थ्रू फ्लो करेंगे, चार्जेस जो है वो इसके थ्रू फ्लो करेंगे। अब देखो फ्लो करने का दौरान क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे चार्जेस होंगे जो इसके सरफेस से कांटेक्ट बनाते हुए जाएंगे, ऊपर से नीचे से, है ना। कुछ चार्जेस बीच से भी जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे चार्जेस होंगे जो इसके सरफेस से कांटेक्ट लेते हुए जाएंगे। अब देखो हमेशा याद रखो, कभी भी दो चीज अगर आपस में टकराता है तो फ्रिक्शन आता है कि नहीं आता है ना। उसी तरीके से चार्जेस अगर वायर के सरफेस से कांटेक्ट बनाते हुए अगर यहां से यहां फ्लो करेंगे, तो जितना ज्यादा चार्जेस इसके कांटेक्ट में आएंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, बोलो। कॉमन सेंस है ना। तो इसलिए बोलते हैं, अब खुद सोचो, ये वायर इस लेंथ का है और ये वाला वायर इस लेंथ का है, तो इसमें भी चार्जेस होंगे जो इसके कांटेक्ट से जो चिपक के जा रहे होंगे, और ये भी ऐसे चार्जेस होंगे जो इसके कांटेक्ट में होंगे और इससे स्टिक होकर जा रहे होंगे कि नहीं। तो देखो अब जो चार्ज फ्लो करेगा इस वाले वायर में, उसको यहां से यहां तक कांटेक्ट सरफेस है ना, और इस वाले वायर में यहां से यहां तक का कांटेक्ट सरफेस है। तो हम बोल सकते हैं ना कि इसको जो, क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा है तो ये कांटेक्ट ज्यादा दूर तक है, तो ये ज्यादा दूर तक फ्रिक्शन लगेगा, ज्यादा दूर तक रेसिस्टेंस लगेगा, है कि नहीं, बोलो। तो हम बोल सकते हैं ना कि जितना बड़ा वायर का लेंथ होगा, जितना ज्यादा वायर का लेंथ होगा, उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर ये वायर करेगा। क्यों? क्योंकि ये उतना दूर तक ये चार्जेस जो है वो इसके सरफेस से कांटेक्ट में रहेंगे, आपस में फ्रिक्शन खाते रहेंगे और रेसिस्टेंस ऑफर करेंगे। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं जो मेरा रेसिस्टेंस है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। रेसिस्टेंस जो है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। मतलब वायर का लेंथ जितना ज्यादा बड़ा होगा, ये चार्जेस इसके सरफेस पे उतने दूर तक चिपके हुए रहेंगे, उतना ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे, उतना ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेंगे, है कि नहीं। और वायर का लेंथ जितना छोटा होगा, जितना छोटा होगा, ये फ्रिक्शन के कारण, जो इसके वॉल्स के जो फ्रिक्शन है उनके कारण जो रेसिस्टेंस ऑफर हो रहा है वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो चलो अगर इतना समझ लेने के बाद अगर हम तीसरा चीज यहाँ पर समझने का कोशिश करें। ठीक है, वायर में पहला मटेरियल हो गया, दूसरा लेंथ हो गया, और तीसरा होता है डायमीटर। ठीक है, डायमीटर से ही क्या रिलेटेड होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। डायमीटर से ही क्या रिलेटेड होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है बताओ, है ना, सर्कुलर। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, या पाई डी, डायमीटर के टर्म्स में बोले तो पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब देखो इसको समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो मान लो यहाँ पे मैंने एक बहुत पतला सा वायर लिया और मैं इसके कंपैरिजन में एक मोटा वायर ले रहा हूं, तो हम बोल सकते हैं इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर ज्यादा है। तो अगर हम बोले ये इसका डायमीटर D1 है, इसका डायमीटर D2 है, तो हम बोल सकते हैं कि D2 विल बी ग्रेटर देन, बोलो, D2 विल बी ग्रेटर देन D1। अब तुमको ये देखना है कि ये वाला वायर ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा कि ये वाला वायर ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। देखो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है। मान लो एक बहुत पतला सा गली है ना, बहुत पतला सा गली है, और उस पतले से गली में मैं 100 लोगों का रेस करा दूं, 100 लोगों का रेस करा दूं, तो इतने पतले से गली में अगर 100 लोग यहां से यहां दौड़ेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत लोग आपस में टकराएंगे, है ना। और एक इतना चौड़ा सा रोड है, मान लो ये इतना बहुत वाइड गली है
और इस गली में अगर 100 लोग दौड़ेंगे तो इससे तो कम लोग टकराएंगे ना इसमें आपस में, सबका अपना अपना ट्रैक बना होगा, सब लोग अपने अपने ट्रैक पर दौड़ेंगे और कोई किसी से टकराएगा नहीं, है ना। तो देखो इसमें क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स चार्जेस के बीच में ज्यादा होगा तो ये रेसिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा, ठीक है, और ये रेसिस्टेंस कम ऑफर करेगा, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि डायमीटर जितना ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा, वो उतना कम रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, मतलब एरिया जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा, रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा एरिया क्या होगा उतना ही कम होगा। इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो रेसिस्टेंस है वो सर्किट में ना तो बैटरी प्रोवाइड करता है और ना ही एमीटर प्रोवाइड कर रहा था। क्या प्रोवाइड कर रहा था? वायर। तो वायर के 3 इंपॉर्टेंट चीज होते थे। मटेरियल, मटेरियल कैसा होना चाहिए? कंडक्टर या इंसुलेटर। तो मटेरियल हमेशा कंडक्टर होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर होगा तो वो उतना ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है, कंडक्टर होगा तो वो उतना ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। दूसरा क्या था? लेंथ था। लेंथ जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा, ये वॉल्स के बीच का वॉल्स जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे, ये जो वॉल्स जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे ये बहुत ज्यादा लेंथ तक करेंगे, तो जितना ज्यादा लेंथ होगा रेसिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और डायमीटर में क्या था कि जितना डायमीटर ज्यादा होगा तो चार्जेस के बीच का जो कोलिजन होगा वो कम होगा, उनके बीच में मतलब कोलिजन का मतलब क्या, वो जितना ज्यादा आपस में टकराएंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे ना। तो जितना ज्यादा बड़ा डायमीटर होगा नंबर ऑफ कोलिजन उतना कम होगा और फ्रिक्शन भी उतना कम होगा और रेसिस्टेंस भी उतना कम होगा। तो हम ये बोल सकते थे कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस भी उतना ही कम होगा। अब अगर ठीक है, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे तुमको एक और चीज बताता हूँ। ये जो मटेरियल है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर है, ठीक है। तो जो ठीक है, ये जो मटेरियल है वो कंडक्टर्स है और इंसुलेटर है। तो ये जो मटेरियल का बात आता है, हर एक मटेरियल का अपना एक प्रॉपर्टी होता है। जैसे देखो मैंने तो यहाँ पे तुम्हें बता दिया कि गोल्ड है, सिल्वर है, वो ये गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये ज्यादा बहुत अच्छे कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होंगे जो बहुत बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर होते हैं। तो आखिर एक ऐसा पैरामीटर होना चाहिए जो सारे मटेरियल्स के लिए कॉमन हो। तो एक ऐसा मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। उसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है, और उसको डिनोट करते हैं ऐसे रो से। ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ये हर एक मटेरियल के लिए तुमको गिवन होगा, ये डेटा है, इसमें तुमको कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। वो कौन, जैसे कॉपर का अपना एक वैल्यू होगा, जैसे कॉपर का अपना एक वैल्यू होगा, आयरन का अपना एक वैल्यू होगा, गोल्ड का अपना एक वैल्यू होगा। ये टेबुलर फॉर्म में तुमको ऑलरेडी गिवन होता है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, ये तुमको याद करने की जरूरत नहीं। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। इस मटेरियल को कौन सा मटेरियल कितना रेसिस्टिविटी ऑफर करता है, वो कितना कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो देखो, अगर इस तीनों चीज को अगर हमको कंबाइन करके लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं कि जो मेरा रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन तीनों चीज को हम कंबाइन करके एक फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। इस तीनों चीज को मैंने कंबाइन करके यहाँ पर लिख दिया कि मटेरियल का प्रॉपर्टी रेसिस्टिविटी जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा, है ना। रेसिस्टिविटी जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा, है ना। तो कंडक्टर्स का रेसिस्टिविटी क्या होगा? कम होगा और इंसुलेटर्स का रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा, है ना। लेंथ क्या है? जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस और जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही रेसिस्टेंस कम। तो इन तीनों चीज को अगर कंबाइन करके लिखें तो हम लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इंटू L बाई ए। अब ये टाइम दो यहाँ पर कांस्टेंट K इंटू रो इंटू L बाई ए लगा देंगे। और यहाँ पर मैं फिजिक्स के केस में यहाँ पर K का वैल्यू हम 1 एज्यूम करते हैं। K का वैल्यू क्या एज्यूम करते हैं? 1। तो R का वैल्यू क्या आ गया? रो इंटू L बाई ए। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया। क्या आया? जो मेरा सर्किट मैंने वहां पर बनाया था एक बैटरी और एमीटर और वायर को लेकर के, ठीक ना, वो रेसिस्टेंस, वो सर्किट कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा था?
उसके वायर पर, है ना। अब वो जो वायर था, उस वायर कौन से मटेरियल का बना हुआ है, जितना जैसा मटेरियल वैसा रेसिस्टिविटी, उसका लेंथ कितना है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वायर कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वायर का रेसिस्टिविटी क्या है, मतलब वायर कौन से मटेरियल का बना हुआ है, वायर का लेंथ कितना है और वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो क्या निकल कर आया है, जो रेसिस्टेंस है वो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए आर है ना। रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है किस पर, मटेरियल पर। रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है किस पे, मटेरियल पे, कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। रेसिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, अपने एरिया पर, क्रॉस सेक्शन, अपने क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि मटेरियल जो मैंने चूज किया है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ठीक ना, जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनका रेसिस्टिविटी कम होता है, तो वो रेसिस्टेंस कम ऑफर करते हैं। जो देखेंगे, जो वायर मैंने यूज किया है ना, देखो इसका मतलब ये कि अगर मैं ये वायर, अगर मैं ऐसा वायर एक चूज कर लेता हूँ, ये वायर मान लो W1 है, ये वायर में अगर ऐसा चूज कर लेता हूँ तो ये कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने वायर, ये मैंने जो वायर W1 यहाँ पर लिया हुआ है, वो मैंने जो चूज किया है, ये कितना